मेरी आँख आज ज़रा सा समय से पहले खुली। वैसे तो मैं सुबह 8 बजे उठ जाती थी, लेकिन आज मैं लगभग 7 बजे उठी थी। मेरी आँख जिसके रोने से खुली थी, वह किसी और की नहीं, बल्कि मेरी माँ थी। जिसके रोने से खुली थी, वह किसी और के नहीं, बल्कि मेरे माँ के रोने की आवाज़ थी। मैं एकदम से बेड से उठी और माँ की तरफ बढ़ी। माँ लगातार रोती जा रही थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं माँ के पास गई और पूछा, माँ क्या हुआ जो इस तरह से रोए जा रही हो? माँ ने मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और बोला, बेटा गुजर गया है, कुछ नहीं बचा। मैं एकदम हैरान हो गई कि माँ कैसी बातें कर रही है। तुरंत माँ से पूछा, आप क्या कह रही हैं? तब माँ कहती है, बेटी मेरी बहन जो है तेरी मौसी की गोद एक बार फिर से उजड़ गई है। माँ मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। आज पहली बार नहीं हुआ था कि मौसी का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले भगवान को प्यारा हो चुका था। किस्मत में ना जाने क्या लिख कर रखा था, उसी के लिए हर कोई हमदर्दी जाता था। कोई कहता मौसी मौसा के ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तो कोई कहता कोई बीमारी है। वैसे भी तो जितनी जुबान होती है उतनी बातें होती है, यह तो दुनिया का नियम है। इस वक्त तो मैंने माँ को अच्छे से संभाला, क्योंकि मैं जानती थी कि बहन का दर्द है, कोई नहीं संभाल पाएगा। मेरी तसल्ली देने से माँ थोड़ी संभल गई थी और मैं अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन मौसी का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं हट रहा था कि ना जाने ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है उनके साथ कि पूरे 9 महीने होने के बाद भी अपना बच्चा खो देती है। इसी सोच में कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। शाम को अचानक माँ मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी तैयारी करो, तुम्हें मौसी के घर जाना है। मैंने उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और सवाल किया, क्यों, सब ठीक तो है? मौसी ठीक तो है? तभी माँ ने कहा, तुम्हारी मौसी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और तुम उनके साथ रहो तो उसे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी और उसका दिल भी लगा रहेगा। माँ की बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं था, वह ठीक ही तो कह रही थी। मैं खुशी खुशी मौसी के घर जाने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह घर जाने के लिए रवाना हुए। जैसे हम वहाँ पहुँचे, हमें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मौसी की आंखों में अपने बच्चे की जुदाई का दुख छिपा हुआ था। माँ और मौसी एक दूसरे को गले लगाने के बाद कुछ दिन तक रानी यहीं रहेगी, इस बात को मौसी बहुत खुश हो गई। मुझे खुशी खुशी रखने के लिए तैयार हो गई। माँ ने दोपहर का खाना वहीं खाया और दोपहर के बाद अपने घर वापस चली गई। माँ के जाने के बाद उसने मुझे बहुत प्यार किया और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। अब मैं उनके घर रहकर उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी, उनके लिए खाना बनाती, घर की साफ़ सफाई करके उन्हें वक्त पर दवा देती। इस तरह से मैं उनकी हर तरह से फिक्र और सेवा कर रही थी। सब हंसी खुशी गुजर रहा था। मैं वापस जाना तो जैसे भूल ही गई थी। मेरा मौसी के साथ बहुत दिल लग गया था। अचानक मेरी मौसी का तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वह बेहोश हो गई। मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी। मैं घबरा गई और मौसी के पास गई और उन्हें संभालने की कोशिश की। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मौसी को बड़ी तकलीफ़ ना हुई हो। मैं चिंता से भरी आवाज़ से उनसे पूछा, मौसी क्या हुआ है? जैसे मैंने उनसे पूछा तो उनकी आँख भर आई और मेरी तरह प्यार भरी नज़रों से देखने लगी और बोली, बेटी चिंता की कोई बात नहीं है, फिर से माँ बनने वाली हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट मिल गई। अब तो खुश हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपनी मौसी का अच्छे से ख्याल रखूँगी और अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिसकी वजह से मौसी को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। मैंने थोड़ी देर बाद अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और उन्हें मौसी की दोबारा माँ बनने की खबर सुनाई। माँ इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुई और मौसी को आशीर्वाद देने के साथ साथ उनका ख्याल किस तरह से रखना है इस बारे में मुझे भी सलाह देने लगी। मैंने माँ की बातों को अच्छे से समझ लिया था। मैं जानती थी मौसी भी पहले अपने बच्चे को खो चुकी हैं, इसलिए आप मुझे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं अब पहले से ज़्यादा चौकन्नी हो गई। मौसी को घर की किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं देती, हरदम उनकी सेवा करते रहती थी। मगर उन्होंने मुझे एक चीज़ से मना कर दिया था, मैं ना तो उनके पाँव दबाओ और ना ही मालिश करो, क्योंकि यह करना उन्हें पसंद नहीं है। खैर मैं उनकी बात मान गई थी। एक दिन मैं सुबह उठकर मौसी के कमरे में गई तो मैंने जो देखा उससे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
मैंने देखा मौसी सामान से भरा बक्सा उठाकर उसे खोलने जा रही थी। मैं एकदम से भागती हुई इनके पास गई और बोली, मौसी आप यह क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बड़े आराम से जवाब देती हैं, बेटी तुम्हारे मौसा 2-3 दिन के लिए घर आने वाले हैं, उनके सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ। तब मैंने कहा, लेकिन आपको वज़न उठाने के लिए मना किया गया है, फिर क्यों इतना भारी सामान उठा रही हैं? मेरी बात पर मुस्कुराई और बोली, उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटी, इतना फिक्र मत किया करो। यह उनकी बात मुझे कुछ अजीब सी लगी। मैं इस बात को पूरी तरह से जानती थी, जो वजन उठाना एक प्रेग्नेंट औरत के लिए सही नहीं होता। और मौसी इतनी बार अपना बच्चा खोने के बावजूद भी क्यों नहीं समझ रही हैं? मैंने उस वक्त उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मेरी बातों को बच्चों वाली ही समझी जाती थी। अगले दिन मौसा घर आए। वह अपने अस्पताल के जॉब की वजह से अस्पताल के क्वार्टर में रहा करते थे। क्यों हॉस्पिटल में थोड़ा दूर पड़ता था, इसलिए रोज़ घर आना जाना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब शनिवार और रविवार की छुट्टी होती थी तब वह घर आ जाया करते थे। खैर मौसा 2 दिन रहकर वापस चले गए। जब तक मौसा घर में थे तब मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजार लेती थी, लेकिन अब एक बार फिर से मैं पहले की तरह बाहर निकल आई थी। पूरा घर संभालने लगी थी। मैं जानती थी मौसी को मालिश करना हरगिज़ पसंद नहीं है और इसलिए वह मुझसे भी मालिश नहीं करवाती। लेकिन आज सुबह सुबह कह रही थी, मेरी कमर और पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर पाँव दबा देती हूँ और मालिश भी कर देती हूँ, शायद ठीक हो जाए। मैं तेल लेकर उनके कमरे में गई, तब वह बड़ी सुकून से सो रही थी। मैंने सोचा चलो अच्छा मौका है, चुपचाप उनके पैर दबा देती हूँ। लेकिन जैसे मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम से डर कर उठ गई और बोली, यह तुम क्या कर रही हो? मौसी मैं तो बस तुम्हें मालिश करने आई थी। मौसी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों मालिश कर रही हो? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर ये क्यों कर रही हो तुम? क्या तुम यह नहीं चाहती हो कि मेरा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आ जाए? मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे कहा, चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मैंने पहली बार ऐसा रूप मौसी का देखा था। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मौसी इतने गुस्से में थी कि मुझे फ़ौरन कमरे से बाहर जाना पड़ा। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि आखिर मेरी मौसी मुझे प्यार के बर्ताव का इस तरह से इनाम दे रही हैं। मैंने तो उनकी सेवा करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं उस दिन कमरे में बंद रही और मैंने बाहर आकर कोई काम नहीं किया, लेकिन रात होते अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैं जान गई थी कि मौसी होगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मौसी खड़ी थी। उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। उन्होंने वहीं पर खड़े होकर कहा, अंदर आने को नहीं कहोगी? मैं मुस्कुराती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और मुझे लग रहा था कि यकीनन कोई वजह होगी जिसकी वजह से मौसी मुझे डांटी, लेकिन इसलिए उन्होंने मुझे डांटा होगा, यही सोचकर कमरे में ले आए। उन्होंने प्लेट बेड पर रख दी और मेरे पास बैठकर और बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। यह कहकर उन्होंने एक ठंडी आ भरी और फिर कहने लगी, बेटी मुझे मालिश करवाने की आदत नहीं है और अगर मालिश करवा लूँ तो मुझे बदन में और भी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगा लिया और कहा, तुम फिक्र मत करो, दोबारा मुझसे तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे मौसी की हालत पर तरस आ रहा था। खैर वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर वापस अपने कमरे में चली जाती हैं और मैं सारी रात मौसी के दुख और परेशानी को सोचकर जागी रही। अगले दिन मैंने घर के कामकाज रोज़ की तरह करना शुरू कर दी। अभी नाश्ता करके बैठी थी कि मुझे चिट्ठी पकड़ाई और कहा, जाकर दवाई लेकर आओ। उन्होंने साथ में मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहा, जितना जल्दी हो सके मेरी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ जाए, मुझे दवा इस्तेमाल करनी है। यह बात सुनकर चिट्ठी ली और घर से बाहर निकल आए। मेडिकल दुकान ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई और उन्हें चिट्ठी पकड़ा दी। उन्होंने चिट्ठी देकर कहा, यह इंजेक्शन हमारे पास नहीं होते। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे कहाँ मिलेंगे। तब मेडिकल दुकान वाले उस आदमी ने कहा, यह आपको यहाँ से थोड़ी दूर एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर मिल जाएंगी। आप अगर रिक्शा से जाएंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दवाई के पैसे थे
और अगर मैं घर वापस जाती और मौसी से पैसे लेती तो मुझे और भी देर हो जाती, जिससे मौसी की तबीयत ख़राब होने का डर था। फिर वहाँ से मैंने सीधा मेडिकल स्टोर जाने का सोचा। मैं पैदल चलती रही, मुझे काफ़ी देर लगी उस मेडिकल तक पहुँचने में। शुक्र है मुझे वह दवाई मिल गई। मैंने जल्दी से दवाई ली और घर की तरफ बढ़ने लगी। जब मैं घर पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य दिल को दहला देने वाला था। घर की लिविंग रूम औरतों से भरा हुआ था और मेरी मौसी मातम मना रही थी। वह लगातार रोते जा रही थी। मैं उनके पास गई, मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, मेरा बच्चा मेरी गोदी में आने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मौसी फूट फूट कर रो रही थी। उनकी हालत तो जैसे पागलों वाली हो गई थी। मुझे उनकी हालत पर दया आ रही थी। मेरी आंखें भी भर आई। कोई मौसी को समझा रहा था। मैंने मौसी से पूछा, बच्चा कहाँ है? तब उन्होंने एक बार फिर से रोते हुए बोली, तुम्हारे मौसा, ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया था। औलाद का दर्द बहुत बड़ा होता है बेटा, हम तो जैसे जीते जी मर गए हैं। मौसी अभी तक रोते जा रही थी। खैर, वह दुख और तकलीफ का समय भी निकल गया। अगले दिन मौसी की तबीयत थोड़ी सही और थोड़े दिन बाद में वो सदमे से बाहर निकल आए। मौसा भी अपने काम पर लौट गए। मैं वापस नहीं गई थी क्योंकि माँ और मौसी दोनों ने फैसला किया था कि रानी अब यहीं रहेगी। मैं फिर से मौसी का ख्याल रखने लगी। एक दिन मौसी ने खबर सुनाई कि फिर से माँ बनने वाली है। मैं मौसी की बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मौसी पर कड़ी नज़र रखने लगी थी और मौसी के आगे पीछे घूमती रहती थी। एक बात मुझे खटकने लगी थी कि मैं मौसी से जितना करीब जाने की कोशिश करती, वह मुझे उतना ही दूर कर दिया करती थी। जो लग रहा था वह नहीं चाहती कि मैं उनके पास जाऊं। खैर, 9 महीने आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे थे कि एक दिन मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने सारे समय में यह बात नोट की थी कि मौसी ना तो कोई डॉक्टर के पास जाती है और ना ही कोई दाई आकर उन्हें देखती है। मैं जानना चाहती थी कि इन सब के पीछे क्या राज छुपा है। इसी सोच के साथ मैंने एक दिन मौसी को दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी। मौसी जब दवा के असर से सो गई तो मैं तुरंत रोड से बाहर आ गई। वहाँ मैंने दाई का पता पूछकर उसे घर पहुँच गए और उनके साथ लेकर आ गई। वह आते ही मौसी के हालत देखकर सोच में पड़ गई है। मैंने उन्हें मौसी की सारी आदतों के बारे में बताया और कह दिया इस बात का कोई हल निकाले। और मौसी को इस तरह से बेहोश देखकर पहले तो बहुत परेशान हो गई और बोली, यह कैसी औरत है, इसको जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है, वरना ऐसी हालत में तो औरतों को 1 मिनट भी आराम नहीं होता। मैंने उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा। दाई ने मौसी की आँख पर पानी की बूंदें फेंकी। जरा सा होश में आई, लेकिन वह फिर से बेहोश हो गई। ऐसे लग रहा था कि नींद की गोली का असर उन पर अभी तक है। थोड़ी देर बाद दाई ने मौसी का चेकअप करना शुरू किया। वह पेट की तरफ बढ़ ही रही थी कि एकदम उनके चेहरे का भाव ही बदल गया। मैं समझ न पाई कि आखिर बात क्या है। इससे पहले वह कुछ बताती, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और दाई एकदम से डर गए कि आखिर कौन आ गया। आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से थी कि कानों के पर्दे फट जाते। तभी मैं दरवाज़ा खोलने के लिए पलटी ना थी कि अंदर आ गया। वह लोग पुलिस के वर्दी में थे। हम लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि संगीता और राजा कहाँ है। इतने में एक लेडी पुलिस आगे बढ़ी और उन्होंने मौसी के पास पड़ा पानी को जग उनके ऊपर वह एकदम से घबरा उठकर बैठकर तब उस लेडी पुलिस ने कहा, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ सुख से कैसे सो रही है। चलो, वो बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर कोई और आ गया। सबने पीछे मुड़कर देखा तो राजा मौसा थे। ना जाने वो कहाँ से आ गए थे। पुलिस ने उन्हें भी हथकड़ी पहना दिया और मौसी को भी उनके साथ पकड़कर ले गए और मैं और दाई हक्का बक्का होकर यह सब देखते रह गए। मैंने तुरंत माँ को फ़ोन किया। माँ मुझे घर ले गई। मैं टेंशन में थी कि ना जाने यह सब क्या हो रहा है। घर आकर मैं 1-2 दिन वही सोच रही थी। मुझे यूँ लग रहा था कि मौसी के साथ यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं काफ़ी देर तक सोच रही थी, लेकिन मुझे अपनी किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। माँ बहुत परेशान थी, शायद उनको हकीकत जानती थी। मैं माँ के पास गई और उनसे पूछा, माँ आप ही बता दीजिए सच क्या है। तब माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तेरी मौसी अपने कर्म का फल भुगत रही है। मैंने उनकी तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा। माँ ने कहा, तेरी मौसी कहा करती थी, मैं अमीर वाली ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहती हूँ। मैं नहीं जानती थी उनका ऐशो आराम ऐसा होगा।
माँ ने मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा, फिर बोली, बेटा जब तुम्हारे मौसी का पहला बच्ची का अबॉर्शन हुआ तो तुम्हारे मौसी मौसा ने मिलकर एक प्लान बनाया। मुझे उनके गांव में एक औरत ने बताया कि इस तरह बच्चा चोरी करती है और उनके लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है, अस्पताल जाकर दूसरे का बच्चा चोरी करती है और घर आकर सबको कहती है मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले भगवान को प्यारा हो गया। इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं सब कुछ समझ गई। मेरी बहन सच में यह गलत काम करती थी। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अभी तक इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन मैं माँ के साथ जेल गई। वहाँ मैंने देखा कि मौसी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मुझे देखते ही वह बोली, मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था, वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उन्होंने मेरे माँ से भी कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने कितने माँ बाप के उनके बच्चे से दूर किया है। शायद मुझे भगवान कभी माफ़ ना करे, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना। वह बहुत पछता रही थी, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनका जुर्म साबित हो चुका था। माँ ने आसान नज़रों से उनकी तरफ देखा और हम दोनों वहाँ से निकल चुके थे। उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। मौसी और मौसा को सजा हुई। उनका घर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मेरे दिल के अंदर की अपने मौसेरे भाई या बहन के साथ मिलने की चाहत वहीं दम तोड़ चुकी थी, लेकिन मुझे अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया, जिससे सबसे पहले सवाल यह था कि आखिर मौसी को संतान क्यों नहीं हो रही थी। जब इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है तो भगवान उसके साथ कैसे अच्छा कर सकता है। यह उनका इस जन्म के कर्म का फल था जो उन्हें इसी जन्म में मिल गया था। भगवान हर एक इंसान को ऐसे गुनाहों से दूर रखे। बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताया और ऐसे ही कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।